हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सी टैट पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, अगर पहले तो सुन लीजिए कि जो मैं पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी 13 जनवरी का कर रही थी, 13 जनवरी 2023 का। ठीक है, 13 जनवरी 2023 का, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुकी थी। आज मैं आप लोगों को उसके आगे के 15 करवाने वाली हूँ, मतलब 16 से लेके हम 30 तक का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है जो क्वेश्चंस हम करेंगे, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और पेडागोजी आप लोगों का शामिल होगा, जिससे कि जो है मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि कम टाइम में किस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो लोग भी पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सी टैट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार जो है सी टैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं पैडागोजी को सॉल्व करने का पूरा तरीका आप लोगों को सिखाऊंगी, और इंक्लूसिव एजुकेशन से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कौन कौन से जो है ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे कि आप अगर समझ जाएं, उसे जान जाएं, तो आप जो है उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर इन सब चीज़ों को समझना है और सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सी टेट का एग्जाम इस बार अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करवा दी है, तो अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर जो है जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप जो है तैयारी अपनी एक सही डायरेक्शन में कर सकें। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ कि तैयारी कहीं से भी कीजिए, बस याद रखिएगा एक सही डायरेक्शन में करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो है अपने गोल को जल्दी जो है अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या है। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपको समावेशन को जो है समुन्नत करना है, इसको प्रमोट करना है, तो एज अ टीचर आपका क्या रोल होना चाहिए। प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब कि जो कंपटीशन होता है उसको जो है आपको इनकरेज करना चाहिए, कंपटीशन को जो है इनकरेज करना चाहिए। तो देखिए, कभी भी बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना नहीं डालना है। इससे क्या है, बच्चे में कई बार जो है इसके कंपटीशन को लेकर उनके अंदर नकारात्मकता की भावना भी पैदा हो जाती है। तो कभी भी अगर ऑप्शन में क्या दिखे, कंपटीशन दिखे, तो वो जो है मतलब कि प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं होता, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अगर हाँ सकारात्मक प्रतियोगिता की बात करें तो सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रतियोगिता बस लिखा हो, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों का जो है क्रियान्वित करना चाहिए। अगर अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों का प्रयोग करेंगे तो आप कैसे जो है बच्चों को समझ पाएंगे। आप लोगों को पता है कि जो हमारा एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की विधियों का जो है आपको क्रियान्वित करना है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करना है। कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर नकारात्मक बात कही गई है या उसे नज़रअंदाज करना या उसे अनदेखी करना, इस प्रकार का ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, जो हमारी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना है, जो हमें मेथड्स का प्रयोग करना है, जो हमें टीचिंग मेथोलॉजी का प्रयोग करना है, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि अध्यापक केंद्रित। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर क्यों एलिमिनेट हो रहा है, देखिए, कभी भी ऑप्शन में प्रतियोगिता दिखे, अध्यापक केंद्रित दिखे, अध्यापक केंद्र की जगह अगर बाल केंद्रित दिखता है तब तो सही है। ठीक है, सकारात्मक प्रतियोगिता दिखेगा तो सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करना कह रहे हैं यहाँ पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है आपको क्या उसको सकारात्मक रूप में लेकर जाना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अगर अनदेखी करना या इसे नज़रअंदाज करना या अनदेखा कर देना, इस प्रकार का ऑप्शन दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही है कि इसमें अधिगम के सार्वभौमिक जो है डिज़ाइन को क्रियान्वित करने की बात की जा रही है, तो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। 3 एलिमिनेट हो गए तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा फोर्थ, तो वो जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, असर्शन और रीज़न वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इस टॉपिक पर जो है मैंने पूरा एक प्रैक्टिस सेट करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसी प्रैक्टिस सेट में मैंने जो है इस पर करवाया हुआ है, और उसको देख लेते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके कभी गलत ही नहीं होंगे। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझाते हुए बताया है। ठीक है, अभी मैं ये करवा देती हूँ। देखिए, अभी कथन क्या बोल रहे हैं, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को
विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। कहने का मतलब है जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों को समाज से अलग समझा जाता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई आदिवासी, मतलब जिन विद्यार्थियों को एक अलग मतलब समाज से समझा जाता है, उन विद्यार्थियों के समावेशन को अगर सफल बनाना है तो ये ज़रूरी है कि जो उनकी संस्कृति है, उसकी संस्कृति को जो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो है शामिल किया जाए। तो ये बात तो एकदम सही कह रहा है। तर्क क्या देता है? अपनापन का बोध सिखाने के लिए अभिप्रेरित करता है। बिल्कुल, अगर वंचित समूहों के विद्यार्थियों का समावेशन को अगर आप लोगों को सकारात्मक रूप में देखना है, उसे सफल बनाना है, तो ज़रूरी है कि जो उनकी संस्कृति है, उसको जो भी एक्टिविटी हो उसके माध्यम से जो है शामिल किया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा उसको वैल्यू मिल रहा है, उसके संस्कृति को महत्व दिया जा रहा है, तो उसमें अपनापन का बोध जो है एक पैदा होगा, जो कि उसे अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो मतलब कि दोनों ही सही है और तर्क जो है मतलब अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन 1 जो है आप लोगों का करेक्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, 18 क्या है? देखिए, प्रकाशिक सहायक सामग्री अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि में से कौन सी विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? कहने का मतलब है जो प्रकाशिक सहायक सामग्री हो गई, अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार होना, मतलब शब्दों का जो बड़ा आकार होता है, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो ये देखिए बड़े फ़ॉन्ट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब आँखों की, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सुनने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे देखने की बात। तो दृष्टि की आंशिक क्षति, श्रवण बाधित, संवेदी बाधित या दृष्टि की कुल क्षति। देखिए दृष्टि की कुल क्षति होगी तो वो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोल रहा है कि प्रकाशिक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, अनुकूलन और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार होना, ठीक है, मतलब कि जो भी शब्द है उसका बड़ा होना, तो ये किसकी ओर बढ़ा है? मतलब कि बच्चे की दृष्टि सही है लेकिन आंशिक रूप से जो है उसमें बाधा पहुंच रही है, आंशिक रूप से जो है कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि श्रवण की तो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे श्रवण की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बड़े आकार, शब्दों के बड़े आकार की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है श्रवण होगा नहीं, संवेदी नहीं। संवेदी का मतलब कि जो है इंद्रियों का प्रयोग करना। ठीक है, दृष्टि की समग्र कुल क्षति होगा तो ये सब बड़े आकार करवाने का मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है, कोई बात नहीं, इसे मैनेज कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट करवाऊँ और सब क्लास भी ले सकूँ जो है सब्जेक्ट की। लेकिन इसके लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे और आप लोग जो देखेंगे, जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ, अगर वो उसका जो है मैक्सिमम लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिले, तब ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को समझाते हुए अच्छे से आप लोगों को क्लियर करूँ। तो उसके लिए जो है आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतना ही मेरी क्लासेस जो है मैं बढ़ाती जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे ये लगेगा कि हाँ, कुछ लोग जो है जुड़े हुए हैं, जो कि करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इससे जो है मज़ा आता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस प्रोवाइड करूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम 19 क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? देखिए, स्वालीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? मतलब ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों के लिए क्या प्रॉब्लम होती है? विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल या एक कार्य का दूसरी कार्य की ओर आसानी से जाना। तो कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है विद्यार्थियों में, कौन सा दृढ़ सामर्थ्यता है, उसको लेकर क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए, विवरणों के प्रति जो है सजगता, वो सजग नहीं रहते, ध्यान देना। तो जो स्वालीन विकार से जूझ रहे विद्यार्थी हैं, प्रायः उनके अंदर कौन सी सामर्थ्यता होनी चाहिए? विवरणों के प्रति सजगता और ध्यान देना, या अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की तो बात ही नहीं की जा रही है, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल की बात ही नहीं हो रही है, एक कार्य की ओर से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना नहीं। ठीक है, ये तो आपका जो है ADHD वाला होता है ना, उसमें हो जाएगा। तो विवरणों के प्रति सजगता और ध्यान देना पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, वेट, 20 हम कर रहे हैं। कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी साधन प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर जो है बताता है? तो देखिए, विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, औसत समझ वाली विद्यार्थी
अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी या अतिशय के रूप में। क्या बोला है, कक्षा में सवाल प्रस्तुत किया जाता है तब राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। मतलब जो भी उसका समाधान होता है उसमें एक जो है न्यूनतम मतलब क्या दिखता है, नवीनता दिखती है। तो ये राखी के किस पक्ष की ओर, तो ये जो है नवीनता वाले जो विद्यार्थी होते हैं, ये मतलब विशेष प्रतिभा वाली एक विद्यार्थी हुई। ठीक है, औसत समझ वाली की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी की तो बात ही नहीं हुई, जब वो अपना देख ही रहे हैं कि अलग मतलब कि जो भी सवाल है उसको लेकर जो है एक उसके विचार में नवीनता दिख रही है, उसके समाधान में नवीनता दिख रही है। तो अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी की तो बात ही नहीं हो रही है। अतिशय के रूप में विशक्त ये भी नहीं होगा, विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आगे असर्शन और रीज़न देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो अगर वो टॉपिक नहीं आप लोगों ने किया है, इस पर पूरा मैंने जो है प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, वो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभिकथन बोल रहा है कि अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय विधियों प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए, विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन करे, उच्च क्रमीय कौशलों का समुन्नत करने के लिए कार्य करती रहे। ठीक है, तो ये बात तो सही है। बच्चों में नवीनता ज्ञान की सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बिल्कुल, जो बच्चों में जो है नवीन ज्ञान का सृजन करने और उसमें व्याख्या करने की उसके अंदर जो है क्या होती है, योग्यता होती है। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है, और ए की आर जो है सही व्याख्या कर रहे हैं। तो कहाँ पर पहला ऑप्शन ही आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हमारा जो पहला ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात से विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? सहयोगात्मक अधिगम, निष्क्रिय, निष्क्रिय तो बोला नहीं जाएगा, अवलोकनात्मक अधिगम या परासंज्ञान अधिगम। तो कौन सा सही होगा? देखिए, अगर इसमें हम देखें तो सबसे जो बेस्ट इसका आंसर जाता है अवलोकनात्मक अधिगम। ठीक है, कौन सा अधिगम है? अवलोकनात्मक अधिगम। क्योंकि जो 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो देखकर जो है यूट्यूब से देखकर पेंटिंग करना सीखती है। तो वो क्या कर रही है, देख कर ना ऑब्जर्व करके जो है चीज़ों को सीख रही है, तो अवलोकनात्मक होगा। सहयोगात्मक, अगर वो सहयोग करता उसे बनाने में, वो करने में, तब यहाँ पे क्या है, वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है सीखती है, तो सहयोगात्मक तो होगा ही नहीं। निष्क्रिय अनुसरण कैसे होगा भाई? सक्रिय है, देख कर वो सीख रही है, तो सक्रियता है, तो निष्क्रिय वाला तो गलत हो जाएगा, परसंज्ञान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, ताकि लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को जो है मदद मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 का, 1 मिनट। 23 क्या बोल रहा है? अधिगम अधिकाधिक प्रभावशाली के रूप में होता है अगर, जो अधिगम है अधिकाधिक प्रभावशाली के रूप में होता है अगर कक्षा कक्ष, क्या बोल रहा है? कक्षा कक्ष, 1 मिनट, कहाँ है? हाँ, कक्षा कक्ष वातावरण भयमुक्त हो। मतलब अधिगम आपका प्रभावशाली कब हो सकता है? जो आपकी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो भयमुक्त हो, तभी तो बच्चा खुल के पूछेगा। ये बात तो सही है। आगे देखते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को जो है अनदेखा कर दे। देखिए, कहीं पर भी ऑप्शन में बच्चों को अनदेखा करने की बात किया जाए, करिकुलम या विविधता को अनदेखा करने की बात की जाए, तो इस प्रकार का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त है, ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों के मतों का संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान न अपनाया जाए। मतलब विद्यार्थियों की जो मत हैं उनके संप्रत्यय की जो व्याख्या के दौरान उसे न अपनाया जाए, तो ये भी गलत है। बच्चों को वैल्यू देना है, वो जो कह रहे हैं उसको सुनना है। तो कक्षा का जो वातावरण हो वो भयमुक्त होना चाहिए, अगर बच्चों में अधिकाधिक उसे जो है प्रभावशाली बनाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट 24 देखिए। निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों के समुन्नत करना चाहिए? किसे? कंठस्थी कर रटने की प्रवृत्ति पर, जब कभी भी ऑप्शन दिखे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्यात्मक जड़ता नहीं होगा, अभी सारी चीजें। समलोचनात्मक चिंतन, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में जो है समुन्नत करना चाहिए? विद्यार्थियों में जो है क्या करना है? समुन्नत करना चाहिए। तो याद रखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को, समालोचनात्मक चिंतन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 25 देखते हैं। हाँ, देखिए, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण
चरण दर चरण विद्यार्थियों द्वारा अनुसरण किया जाता है। ठीक है, चरण दर चरण विद्यार्थियों द्वारा क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। तो क्या होगा, अनुरूपी सोच, अनुमानी, प्रयत्न त्रुटि, कलम विधि। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया जिसमें कि चरण दर चरण जो विधियों का जो विधि है उसका अनुसरण किया जाता है, तो वो कौन सी विधि होती है, कलम विधि। कौन सी विधि होती है, कलम विधि। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या है, देखिए। तो क्या है, भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही। देखो, भय पैदा करना, अगर बच्चों में भय पैदा करेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो भय पैदा करना कभी भी ऑप्शन में दिखे वो गलत होगा। विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में देना। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए जो है जो गलतियां हैं वो एक अवसर को उसे प्रदान करना है, तो ये बात तो सही है। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे के प्रति पुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, जो पीयर ग्रुप है, जब आप एक साथ दूसरे अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं तो वो जो है आप लोगों को फीडबैक देने का जो है कार्य करता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। सही बात है, जो भी बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसके प्रति जो है हमेशा सजग रहना चाहिए। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कहाँ पर, यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड है, जहाँ जहाँ पे फर्स्ट होगा वो गलत होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में तो चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर से असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी आया है, अभी भी। विद्यालयों को सिखाने की प्रक्रिया में भावात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो विद्यालय है, विद्यालय में जो सीखने की प्रक्रिया है उसे भावात्मक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए और पोषित करना चाहिए। तो बात तो सही है। भावनाएं जो होती हैं संज्ञान से पृथक नहीं होती। जो भावनाएं हैं, जो लोगों के भाव हैं, वो संज्ञान से पृथक नहीं हो सकता, ये भी बात करेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि अभिकथन से तर्क जो है रिलेटेड है। तर्क मतलब कि अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 28। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा। मैंने बताया था कि आंतरिक अभिप्रेरणा की बात आएगी तो इस प्रकार का आना ही आना है क्वेश्चन। तो किस तरीके से, अगर बच्चा कोई भी चीज़ जो है सीखता है वो अपने रुचि से सीखता है या सीखने के लिए सीखता है। किसके लिए, सीखने के लिए। देखिए, अगर उसके अंदर रुचि है या उसके अंदर सीखने की भावना है, किसकी भावना है, सीखने के लिए वो सीखता है, या तो वो जो है उसकी इच्छा है सीखने की तो वो सीखता है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा उसके अंदर। लेकिन अगर बच्चा पुरस्कार पाने के लिए, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है। दंड के डर से वो सीख रहा है तो भी वो बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, रुचि से सीख रहा है तो अच्छी बात है, प्रशंसा के लिए सीख रहा है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 29 क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं। परिवेशीय कारक है समझ का स्तर, तो ये तो चलो सही है। ये जो है क्या है, परिवेशीय कारक है और व्यक्तिगत कारक भी है। भावात्मक लब्धि भी, शिक्षण, अधिगम सामग्री, सीखने की आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए, समझ का स्तर, भावात्मक लब्धि, ये तो क्या है, आपका परिवेशीय कारक है। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, क्या ये परिवेशीय कारक है, नहीं, ये व्यक्तिगत हो जाएगा। सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये भी जो है क्या है, परिवेशीय कारक है। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत कारक नहीं है, वो ही हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है। कौन सा अधिगम के लिए, सीखने के लिए जो है बाधक बन सकता है। लचीली पाठ्यचर्या, ये तो भाई सही बात है, फ्लेक्सिबल होगा तो ये बाधक कैसे बनेगा, ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, ये तो और भी अच्छी बात है कि सीखने के लिए जो है क्या होना चाहिए, बहुत संवेदी उपागम होना चाहिए। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, देखो समूहीकरण करने की बात कर दी, एक समान योग्यता की बात कर दी, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है बच्चों में और सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो एक समान योग्यता के आधार पर जो बच्चों को एक जगह कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पे बाधक बन सकता है। जो ये चीज़, अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षा शास्त्रीय विधियों का प्रयोग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसी के द्वारा
द्वारा जो है बच्चों को पता चल जाता है एक टीचर को कि जो भी शिक्षण प्रदान कर रहा है, जो भी टीचिंग अपना वो टीच कर रहे हैं, बच्चे उसको जो है कहाँ तक समझ पा रहे हैं, कहाँ तक ग्रहण कर पा रहे हैं और कितना उन्हें समझ में आ रहा है, इस लेवल का जो है पता चल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे काम करता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहाँ पे जो है मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए, चाहे वो पेपर आपका 20 अगस्त का जो ऑफलाइन पेपर हुआ हो, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डिस्कस कर चुकी हूँ, सीडीपी वाला पार्ट भी और एसएसटी वाला पार्ट भी, ठीक है। और अगर बात करूँ 13 जनवरी का, तो 13 जनवरी में भी हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डिस्कस कर लिया सीडीपी का। तो अगर आप लोग एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर जो है ज़रूर कीजिएगा और इसके अंदर जो है मैं बहुत तरीके से करवाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ये वीडियो को जो है लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और कोई भी है तो उसको भी हेल्प मिल सके। मैं डे बाय डे कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ, बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूँ। बस आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली जो है आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहिए और अपकमिंग सी टेट जो है उसे निकालना है। ऑल द बेस्ट।